कक्षा 9वीं के सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम एक नया पाठ देखेंगे। तुम कब जाओगे अतिथि, इसके बारे में अधिकतम जानकारी लेंगे। इस पाठ के लेखक है शरद जोशी। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग्य लेखन ही करने लगे। इन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक है। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृतियाँ हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लिया, तिलस्म, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। दो व्यंग्य नाटक है, अंधों का हाथी और एक था गधा। उपन्यास है मैं केवल मैं उर्फ कमल मुख बीए। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र से बच नहीं सका है। इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने को विवश भी। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम नहीं लेते हैं, भले ही उनका टिके रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों न पड़े। अच्छा, अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और एक दो दिन मेहमानी करा कि विदा हो जाए, या वह जिसके आगमन के बाद मेजबान वह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ के मेजबान निरंतर सोचते रहे। प्रस्तुत पाठ देखेंगे तुम कब जाओगे अतिथि। तो इस पाठ में एक अतिथि जो है एक मेजबान के घर आया हुआ है और वो जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो मेजबान बिल्कुल बहुत ही परेशान है। तो प्रस्तुत पाठ देखेंगे। लेखक के घर में अतिथि आया हुआ है, तब लेखक के मन की स्थिति यहाँ पर कैसी हुई ये देखते हैं। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक के घर में अतिथि आया हुआ है और लेखक के मन में बार बार प्रश्न घुमड़ घुमड़ कर आ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है, कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया था। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है।
क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? तो यहाँ पर लेखक जो है परेशान है। अतिथि उनके घर में आकर बैठा हुआ है, 4 दिन हो गए हैं, और निसंकोच होकर, बिल्कुल बिना किसी परवाह के, वो वहां पर सिगरेट पी रहा है, सिगरेट का धुआं फेंक रहा है घर में बैठकर, और जाने का तो नाम नहीं ले रहा है। उसके सामने लेखक जो है वो कैलेंडर दिखा रहे हैं। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से, यानी कि नम्र होने के भाव से फड़फड़ाती है। विगत 2 दिनों से उन्हें दिखाकर तारीखें लेखक जो है वो बदल रहे हैं, लेकिन ये जो अतिथि है वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। लेखक मन ही मन में कह रहे हैं कि अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो ये 4था दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का 4था भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना जो है वो प्रतीत नहीं होती। तुम्हारे जाने की आशा ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं है तुम्हारे जाने की। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स, यानी कि अंतरिक्ष यात्री जो है वो इतने समय चांद पर भी नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा करके मेरे घर में आए हो, रुके हो। तुम अपने भारी भरकम चरण कमलों की छाप मेरे ज़मीन पर अंकित कर चुके हो। अंकित करना यानी कि छाप, यानी कि मेरे घर में तुमने पैर रखा है, 4 दिन हो गए हैं। तुमने एक अंतरंग का अर्थ है भीतरी गहरा निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मुझे आर्थिक सीमाओं की बेंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो, मुझसे बहुत बातें कर चुके हो। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए उच्च समय अर्थात हाई टाइम है, यानी कि बहुत समय हो चुका है। क्या तुम्हें तुम्हारे घर वाले पुकारते नहीं? तुम्हारी पृथ्वी तुम्हें पुकारती नहीं? ऐसा लेखक कहते हैं। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय यानी कि मेरा मन किसी अज्ञात आशंका से, यानी कि अनजाने डर से मैं बिल्कुल घबरा गया था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ जो है वो कांप गया था। यानी कि घर में अगर अतिथि आए हैं तो कुछ खर्चा तो करना ही पड़ता है, इसलिए उनके बटुए में इतने पैसे भी नहीं थे उसकी मेहमान नवाजी करने के लिए, फिर भी उनके मन में एक आशंका सी दौड़ी थी। आशंका उनके मन में आई हुई थी कि ये कुछ दिन हमारे यहाँ रहेंगे। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। लेखक कह रहे हैं कि जब तुम आए थे तब मेरे मन में बहुत सारी आशंकाएं जो है वो थी। अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया था, और उसके बावजूद भी मैं स्नेह भरी यानी कि प्यार से मैं तुम्हारे तरफ देखकर मुस्कुराने लगा था। तुम्हें गले से लगाया था, तुम्हारा स्वागत किया था गले से लगकर, और मेरी पत्नी ने भी तुम्हें सादर नमस्ते किया था। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। जो हर रोज़ का जो भोजन है वो हमने नहीं बनाया था, लेकिन तुम्हारे लिए एक स्पेशल, तुम्हारे लिए एक विशेष भोजन जो है वो हमने बनाया था। तुम्हें स्मरण होगा, यानी कि तुम्हें याद होगा कि 2 सब्जियों और रायतों के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से या शानदार मेहमान नवाजी की छाप से
अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हमें लगा था कि हम तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे, तुम्हें अच्छा तुम्हारा स्वागत करेंगे, और उत्साह के साथ हमने तुम्हारा स्वागत किया था। रात को खाना भी विशेष बनाया था और आशा थी कि तुम दूसरे दिन सुबह रेल से जाओगे अपने गांव, और हम आपको यानी कि अतिथि को बिल्कुल हृदय से तुम्हें विदा कर देंगे, ये लेखक के मन में था। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे, और तुम दूसरे दिन जब अपने घर की ओर चले जाओगे तब हम तुम्हें आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं कहोगे। ऐसा कुछ होगा ऐसा लेखक को लग रहा था, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे, यानी कि तुमने मुस्कुराते हुए दूसरे दिन भी घर में रहना पसंद किया। हमने अपनी पीड़ा पी ली, हमें जो दुख हुआ वो दुख हमने मन ही मन में रखा और प्रसन्न बने रहे तुम्हारे सामने। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की, यानी कि दोपहर का भोजन भी हमने विशेष बनाया था, और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है, और आखिरी ये अंतिम स्तर जो है ये हमारा सत्कार का था। रात को हमने दूसरे दिन तुम्हें सिनेमा दिखाया, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। हमें लगा था दूसरे दिन के बाद तुम हमसे विदा लोगे, लेकिन ये क्षण नहीं आया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात जो है बिल्कुल अप्रत्याशित था। ये आघात जो है ये बिल्कुल अप्रत्याशित आघात था। ये चोट जो है बिल्कुल उसकी आशा नहीं थी हमें, ऐसी चोट हमें लगी हुई थी। एक मार्मिक चोट हमारे दिल को लगी थी। अप्रत्याशित का अर्थ है यहाँ पर जिसकी आशा न हो, और आघात का अर्थ है चोट। हमने सोचा भी नहीं था कि तुम तीसरे दिन रहोगे। तुमने मुझसे कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और उसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यो रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका अनुमान न था। बिल्कुल तुम्हारे साथ जो मेरी समीपता जो थी, निकटता जो थी, वो एकाएक यानी कि अचानक एक रबर की तरह वो खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान नहीं था, ऐसा लेखक कह रहे हैं। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। ऐसा लेखक को लगा कि ये 3 दिन हो गए हैं फिर भी जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनकी वजह से जो काम जो है, घर के काम, ऑफिस के काम जो है वो भी रह गए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हम। तो पहली बार लेखक को लग रहा था कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता है, वो मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। जब अतिथि ने कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, तो लेखक ने कहा किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे कपड़े। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है
और लेखक को लग रहा था कि कपड़े धोने के बाद ये जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि लॉन्ड्री पर ये कपड़े दे देते हैं और जल्दी वो धुल जाएंगे। तब अतिथि ने कहा, कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं। मैंने कहा, लेखक ने कहा, चलो चलते हैं, और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। लेखक ने कहा कि इनके कपड़े जो है अतिथि के, वो लॉन्ड्री पर देने हैं। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई, और पत्नी को भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि अतिथि जो है वो 3 दिन तक रहा है और ये आज कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री पर दे रहा है, और लॉन्ड्री पर देने के लिए खुद मेरे पति भी जा रहे हैं, तो ये बात अच्छी नहीं लगी लेखक के पत्नी को। और एकाएक उनकी अचानक आंखें जो है बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। लेखक को बिल्कुल अकेलापन लगा और उन्होंने बिस्तर खोल दिया। पर अब जब वे आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। इस आशंका के कारण, इस डर के कारण वो आंखें जो है वो बड़ी हो गई थी। अतिथि कुछ दिन तक यहाँ पर ठहरेगा इसलिए। और आशंका निर्मूल नहीं थी, आशंका बिल्कुल निराधार, जो आशंका जो है वो बिल्कुल निराधार नहीं थी। निर्मूल का अर्थ है निराधार, व्यर्थ। उन्होंने व्यर्थ ही आंखें बड़ी बड़ी नहीं की थी। उनको लग रहा था कि अतिथि जो है बहुत दिन यहाँ पर रहेंगे। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो, और लॉन्ड्री पर दिए गए जो कपड़े हैं वो भी धुलकर आ गए, फिर भी ये अतिथि वही के वही है, घर पर ही है। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यही हो। सलवटे का अर्थ है मुड़ने के निशान। भारी भरकम शरीर से जो चादर पर जो मुड़ने के निशान जो है वो निशान वाले चादर जो है वो बदली जा चुकी है और तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ अब लुप्त हो गई है। लुप्त होने का अर्थ है गायब हो गई है। पहले दिन हमने बहुत सारी बातें की थी, और तुम्हें देखकर जो फूट पड़ने वाली जो मुस्कुराहट है, जो हंसी जो है वो धीरे धीरे वो फीकी पड़ने लगी और वो हंसी गायब हो गई। तीसरे दिन ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते, और जो ठाके लगाए थे, यानी कि कुछ अगर बातें करते समय जो भी कुछ विनोद, जो भी कुछ मजाक जो है वो चलती रही और मजाक से हम हंसते भी रहे, लेकिन अब बातें करने के लिए भी कुछ बातें बाकी नहीं थी। और बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। सभी विषयों पर हमने गप्पे की थी, बातचीत की थी, अब कोई विषय नहीं रहा है। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। अब इसे बिल्कुल तुम हिला नहीं रहे हो, मैं भी नहीं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए, यानी कि समाप्त हो गए। शब्दों का लेन देन बिल्कुल मिट गया था, चर्चा के विषय हो चुके थे,
समाप्त हो चुकी है। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंखें मार मार कर अपनी पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। और अब ये चुप्पी है। सौहार्द अब शने शने बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। सौहार्द का अर्थ है मित्रता। मित्रता अब बोरियत में रूपांतरित होने लगी और भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है, पर तुम जा नहीं रहे। और ऐसा लग रहा है कि तुम्हें गाली दूं। ऐसा लग रहा है कि इस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। और लेखक कह रहे हैं कि तुम किस गोंद से तुम हमारे घर पर चिपक गए हो, ये मुझे पता नहीं लग रहा है। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरा परिवार भी नहीं समझ पा रहा है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और क्यों यहाँ पर 3-4 दिन तक रुक गए हो। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। और बार बार लेखक के मन में यही प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तो यहाँ पर इस पाठ का पहला भाग समाप्त होता है। बच्चों, अगर कुछ समस्या हो तो मुझसे आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।